अच्छा, इसके रूल 9 के बारे में आप लोग को ये मैं बता रही थी कि अगर किसी बंदे ने सूट दायर करना है ना, तो सूट दायर करना कैसे, सॉरी, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करनी है, तो उसके लिए जो हमारा रेलिवेंट है ना लो, वो है रूल 9। ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट कर ले और इसके साथ आप लोग लिख ले चैप्टर 1 पार्ट C ऑफ वॉल्यूम 1, लाहौर हाईकोर्ट लाहौर के रूल्स जो है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला प्रोसीजर ये शॉर्ट उन्होंने बताया हुआ और इसके अंदर एग्जैक्ट उन्होंने A to Z ये बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरीके से एसरटेन करना है कि एक प्लेंट है जो वो उसके सारे के सारे कंटेंट्स पूरे हैं। मतलब इसका अगर हेडिंग है ना जो वो है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट। और ये लास्ट टाइम जो हमारा सीजे में आया था ना क्वेश्चन, वो यही आया था कि किस तरीके से एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट होगी। अब जब हमारी एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट हो जाती है ना, तो अगर तो वो सेक्शन 9 में सिंपली उन्होंने, अच्छा इसका ना जो पार्ट A है वो चेंज हुआ है। रूल 9 उसका सब रूल 1A उसकी क्लॉज A ये अभी ना चेंज है। इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ जो हमारे पास लेटेस्ट है। द प्लेंटिफ शैल प्रेजेंट विद हिज प्लेंट copies of plaint and documents under rule 14 for each defendant and 2 extra। यानी कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के साथ ना सारी की सारी वो वाली कॉपीज लगानी है डॉक्यूमेंट्स की जिनके ऊपर वो रिलाय कर रहा है। ठीक है, और सॉरी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 7 रूल्स 14 किया और उसके साथ जितने भी उसने प्लेंट है ना, प्लेंट की कॉपियां लगानी है और साथ उसने अपने जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ डिफेंडेंट और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा लगानी है। उसके बाद नंबर 2 पे है ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन एंड फी ऑफ द सर्विस। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि समन नोटिस भी साथ लगाने हैं, और लेकिन तलबाना लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो तलबाना लगा देगा तो समन नोटिस वो बाद में भी कोर्ट में दे सकता है। और तीसरी ये बात है इसके अंदर कि कंसाइज स्टेटमेंट देनी है। अगर तो प्लेंट बहुत बड़ी है ना, मतलब 10-12 सफों की है, तो आप उसकी कोर्ट से ना कंसाइज फॉर्म के अंदर एक समरी लिख के ना कोर्ट से अलाउ करवा सकते हो। इसका अलाउ करवाने का ये तरीका है कि आप प्लेंट या अगर डिफेंडेंट जाना चाहता है तो, और नहीं, प्लेंट है, प्लेंट लिख के ना आप एक कॉपी प्लेंट की लगाओ, एक अपनी तरफ से जो समरी आपने बनाई हुई है वो लगाओ। अब आप इन दोनों को ना कोर्ट में लेके जाओ, जज साहब के सामने पेश करो। जज साहब इन दोनों को ना मैच करेंगे कि आया के जो प्लेंट के अंदर सारी की सारी कंटेंशन है वो इस समरी के ब्रीफ के अंदर है, यानी कि, और उसका बेसिक मकसद ये है कि डिफेंडेंट को यह पता चल जाए कि मेरे खिलाफ क्लेम किस चीज का आया और ये बंदा मुझसे क्या रिलीफ मांग रहा है। अगर तो वो कंसाइज स्टेटमेंट इस चीज के अहाते में 4 कॉर्नर्स के अंदर वो चल फिर रही है तो जैसा उसे पास कर देंगे। तो फिर इंस्टेड ऑफ अटैचिंग पूरी की पूरी 10-12 सफों की प्लेंट, हम लोग वो कंसाइज स्टेटमेंट का एक सफा लगाएंगे और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर हम लोग रिलाई कर रहे हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना, ये सारा कुछ लगाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट से फिर जो नोटिस या समन के साथ जाना ना, तो फिर ये कंसाइज स्टेटमेंट जाएगी इंस्टेड ऑफ द प्लेंट। ठीक हो गया। अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि मेरी तो ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर क्या करेगा कोर्ट, इसको ना प्लेंट को काट देगा रिटर्न। रिटर्न में ये होता है कि कोर्ट कहती है कि भाई मैं इसके लिए ऑथोराइज मजायज बंदा नहीं हूं जो इसके ऊपर फैसला दे सकते, बल्कि कौन देगा, ये आपको मुतलका कोर्ट फैसला दे सकती है। ठीक है, तो आप ना फिर मुतलका कोर्ट में जाएं और इसके लिए कोर्ट ने क्या करना है, जिस बंदे ने प्रेजेंट किया प्लेंट, जिस तारीख पे की थी और प्रेजेंट की थी और जिस दिन वो वापस कर रहा है कोर्ट प्लेंट, ठीक है, तो इन सबको अंदर लिख के तो कोर्ट वापस ना प्लेंटिफ को हैंड ओवर कर देगा। अगर वो इन पर्सन मौजूद है, अगर उसका वकील मौजूद है तो उसको। अगर आप लोग को सेक्शन 14 याद हो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बोनाफाइडे हम लोग कहीं पे लिटिगेशन कर रहे थे लिमिटेशन एक्ट का, तो वो इसके साथ ना इस हिस्से के साथ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट, अटैच करने के लिए आप लोग साथ लिख सकते हैं ऑर्डर सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। इसके साथ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में ना इसका जो रूल D है, आप लोगों ने ना इसको 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को। क्योंकि पहले ये होता था कि रूल D था कि अगर किसी भी तरीके से कोर्ट को ये पता चलता है कि सॉरी, कोर्ट के पास जो स्टेटमेंट है ना प्लेंट के अंदर, उससे ये पता चलता है कोर्ट को कि ये प्लेंट है, टाइम बार्ड है या फिर बार्ड बाय एनी लॉ है,
तो फिर कोर्ट ना रिजेक्ट करेगी। लेकिन 2000 की अमेंडमेंट के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी, 2018 की अमेंडमेंट के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी कि अब अगर जो कोर्ट है ना, कोर्ट को किसी भी अवेलेबल रिकॉर्ड से पता चलता है। मतलब कोर्ट के सामने चाहे प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, कोई एविडेंस प्रिलिमिनरी उनके पास आया है, या किसी भी तरीके से कोर्ट को यह पता चल गया ना कि ये सूट बार्ड बाय एनी लॉ है, तो फिर कोर्ट इसको ना रिजेक्ट कर देगी। अब इसके साथ ना दो और प्रोविजन, जब भी आप लोगों ने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करनी है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिख के आ जाना कि ऑर्डर 7 रूल 11, नहीं, इसके साथ आप लोगों ने रूल 12 भी लिखना है, रूल 13 भी लिखना है, और उसके अलावा आप लोगों ने रूल 11A भी लिखना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रूल 11A में ये है कि पहले हम लोग जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए करते थे ना, वो 711 की सेपरेट दरख्वास्त देते थे। लेकिन अभी ये है कि 711 की सेपरेट दरख्वास्त नहीं देनी, आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट देनी है ना, उसके अंदर जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेने हैं, उसी के अंदर इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लें, अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो। ये 11 है कि उसकी सेपरेट आप लोगों ने ना नहीं देनी, क्या नाम लेते हैं, एप्लीकेशन। आप लोगों ने क्या करना है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की प्ली लेनी है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। क्योंकि हमें पता है रिटर्न स्टेटमेंट के कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, यानी कि जो भी डिफेंडेंट ने अपनी तरफ से किसी भी किस्म का लीगल या फैक्चुअल ऑब्जेक्शन लेना उसको लिखेगा। और दूसरे नंबर पे होता है ऑन मेरिट्स। ऑन मेरिट्स का ये मतलब होता है कि जो प्लेंटिफ ने पैराग्राफ 1 में लिखा है ना, उसका जवाब मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के ऑन मेरिट्स वाले हिस्से में पैराग्राफ 1 में जवाब देना है। जो पैराग्राफ 2 में लिखा है उसका जवाब मैंने पैराग्राफ 2 में देना है। जो पैराग्राफ 3 में लिखा है उसका जवाब मैंने पैराग्राफ 3 में देना है। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लें, इसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने वहां पे ना एक्सप्लेन करना है। क्लॉज डी को, फिर 11A को, द प्ली फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर रूल 11 may be raised by the defendant in his written statement and not by a separate application। ठीक हो गई बात। अब ये देखें, हमारे पास ऐसा, जब हम लोग अगर फर्ज करें हमारे पास सेक्शन आ जाता है कि बताएं कि कौन कौन से सूट्स जो है वो एक्सप्रेसली बार हैं, तो फिर हम अपने सारे सेक्शन 9 सीपीसी का जो है उसके बारे में लिखेंगे ना कि ये भाई एक्सप्रेसली बार है, ये कंडीशनली बार है, या फिर ये इम्प्लाइडली बार है। तो वहां पे हम लोग ये एक्स्ट्रा पॉइंट अपना पेपर का बढ़ाने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो बार हैं। तो वो एप्लीकेशन की क्या एग्जांपल आएगी, ऑर्डर 7 रूल 11A, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो डिफेंडेंट है उसने जब भी कोर्ट के अंदर आना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देनी, उसने अपनी प्लीडिंग यानी कि जो अपनी है ना रिटर्न स्टेटमेंट, उसके अंदर ही ऑब्जेक्शन रेज करना है। और इसका जो एग्जैक्ट पार्ट है वो हमारे पास होता है हमारा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब ये चीज तो थी एक कि किस तरीके से हम लोगों ने कोर्ट के अंदर जाना है। अच्छा, दूसरी चीज ये देख लें, रूल जो मैं आप लोगों को कह रही थी, क्लॉज डी, वेयर द सूट अपेयर्स फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। यानी कि कोर्ट के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद है जिससे उसको पता चल जाए ये किसी भी कानून के तहत ना बार्ड बाय लॉ है। इसके अंदर हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जी सिविल के अंदर हम लोग करते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन लॉ एक बार देता है। उसके अलावा हमारे पास गार्डियन एंड वार्ड एक्ट भी तो ये कहता है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन गार्डियन की है, कि गार्डियन कोर्ट की है कि अगर बच्चे की कस्टडी वगैरह लेनी है तो हम लोगों ने या गार्डियन कोर्ट जाना है, और अगर किसी फैमिली कोर्ट को एम्पावर किया गया तो फैमिली कोर्ट में जाना है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास रेंटेड परमिसेस एक्ट, अगर हमने रेंट के हवाले से जाना है तो फिर हम लोग रेंट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, किसके तहत, रेंटेड परमिसेस एक्ट 2009 के मुताबिक। ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा एक्ट मौजूद जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो फिर हम अगर वो उसने खुद कहा हुआ है कि आपने इसके लिए रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाना है, तो हम लोगों ने रेवेन्यू अथॉरिटी के पास ही जाना है। यानी कि बार्ड बाय लॉ को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन के साथ ही लिंक नहीं करना, आप इसको जिस भी मर्जी के साथ काट सकते हो, बस उस कानून के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि ये इसकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट इसी के साथ तीसरा पॉइंट है रूल 13।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रोपोजिशन आ सकती है। वो किस तरीके से आ सकती है कि रूल 3 के अंदर ना उसने ये हमें पहले जो इसकी अमेंडमेंट आने से पहले ये होता था, रूल 13 के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर रूल 11 के तहत कोई भी सूट खारिज हो जाता है ना तो उसको हम री इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय चाहे वो ए से हो, बी से हो, सी से हो या डी से हो, इन चारों में से किसी भी एक किस्म के अंदर कोर्ट के पास आया है ना सूट खारिज होके, तो हम लोग वापस सेम ग्राउंड्स के ऊपर ले सकते थे कोर्ट के अंदर जाके कि भाई ये मेरा सूट खारिज हो गया, अब मैं इसको दोबारा कोर्ट में लाया हूँ, इसको एंटरटेन किया जाए। लेकिन अभी 2018 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है, उन्होंने क्लॉज डी का इफेक्ट इसमें से निकाल दिया है। क्लॉज डी का इफेक्ट निकालने की वजह से ये हुआ है कि अगर कोई कानून जो है वो है बार्ड बाय लॉ, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा, ये देखिए बार्ड बाय लॉ है, तो अब अगर उसके हवाले से कोई ना कोई हमारे पास आ जाती है सूट, तो फिर उसको भी रोक दिया जाएगा। क्योंकि अगर एक बार एक कानून उसे कह रहा है कि तुम इस सूट को नहीं ला सकते, हम लोग सबसे ज्यादा एग्जांपल लिमिटेशन की ले लेते हैं कि तुम कोर्ट के अंदर लिमिटेशन लॉ के मुताबिक सूट नहीं ला सकते, तो फिर चाहे वो 200 बार ले आए, 300 बार ले आए प्लेंट, उसकी हमेशा रिजेक्ट ही होनी है। तो इस इफेक्ट को निकालने के लिए ना उन्होंने ये कहा कि वेयर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रीक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, ठीक है। और इसका प्लीज अपना माइक बंद कर लें। पहले जो था ना, पहले इसकी हेडिंग थी पहले भी इसकी हेडिंग यही थी, वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रीक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। लेकिन वहां पे इसकी वर्डिंग जो थी ना वो मैं अभी बुक से पढ़ ली हूँ, आप भी अपनी बुक में देख लें। The rejection of plaint on any of the grounds herein before mentioned, यानी कि रूल 11 के अंदर जो भी ग्राउंड मेंशन्ड है हमारे पास, shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। यानी कि वो प्रिवेंट नहीं करेंगे प्लेंटिफ को कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा सूट लाए। लेकिन अभी इसकी वर्डिंग आप लोग देखें, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट on any of the ground mentioned in clause A, clause B, clause C of the rule 11 shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of same cause of action। यानी कि अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लॉज डी का उन्होंने अंदर से इफेक्ट निकाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आ गया तो आप लोगों ने ना इसके अंदर इन सबको लिखना है, रूल 11 को भी लिखना है, 12 को भी लिखना है, और उसके अलावा 13 को भी लिखना है, 13 बिफोर अमेंडमेंट भी लिखना है, 13 आफ्टर अमेंडमेंट भी लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई? यस मैडम। ठीक है जी मैम गुले है ना, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, लेकिन कल तक मिलेंगी क्योंकि इनको अपलोड होने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और चीज है, वैसे तो वो इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके नंबर दूसरे नंबर पे लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों में आप लोगों ने फर्क लाजमी रखना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का यह मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने साथ अटैच किए हैं ना उनकी लिस्ट, और लिस्ट ऑफ लीगल एड्स का मतलब है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का यह मतलब है कि जिस दिन सूट दायर हुआ है ना उस दिन जितने भी लोग उस बंदे के वफात के बाद उसके लीगल एड्स बन सकते हैं ना, उन सबके नाम, अगर किसी भी बंदे ने उन सबके नामों की लिस्ट साथ नहीं ना दी तो उसका सूट जो है ना वो डिसमिस हो सकता है, ठीक है। और ये कोर्ट खुद भी कर सकती है, और ये कोर्ट के लिए कंपल्सरी है डिसमिसल करना। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्डर 26 के अंदर ना, सॉरी ये लिखा हुआ ऑर्डर 7 के रूल 26 के अंदर सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 ना उन्होंने ऐड किया है, फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू फाइल द लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अफोरसेड, यानी कि जो ऊपर 231 के अंदर उन्होंने बताया है, शैल रेंडर द सूट लायबल टू बी डिसमिस, यानी कि वो क्या करेगा कि सूट को वो डिसमिस किया जा सकता है, ठीक होगी बात। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। रिटर्न स्टेटमेंट में ना ये उन्होंने सबसे बड़ी चेंजेस की हैं।
बाकी सारा तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट को करना है, किस तरीके से दायर नहीं करना, क्या क्या उसके बेसिक कंटेंट्स होने चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनकी अपनी जगह है। लेकिन अभी ना उन्होंने क्या किया है, रूल 1A के तहत ना उन्होंने इसके साथ अटैच कर दिया प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन ना दो तरह की होती है, एक रिबाटेबल होती है और दूसरी होती है इरिबाटेबल। जो रिबाटेबल होती है ना उसका ये मतलब होता है क्यूएसओ के अंदर कि जहां पे भी हम प्रिजम्पशन की बात करेंगे ना वहां पे आप लोग समझ लें कि हम क्यूएसओ की वाली ही चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एविडेंस और प्रिजम्पशन सारा कुछ वही इसके ऊपर लगता है। अब जहां पे हमारे पास रिबाटेबल होती है ना वहां पे हमारे पास ये है कि अगर तो उसके खिलाफ जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, जो भी बंदा है, पहले मैं आप लोग को जनरल बता रही हूँ फिर इसकी तरफ आती हूँ, रीडिंग भी करवाऊंगी। अगर तो वो शख्स है ना और उसके खिलाफ ये चीज साबित हो गई, ये चीज प्रिज्यूम कोर्ट ने कर ली है कि ठीक है अगर इस बंदे ने अपना क्लेम साबित नहीं किया या डिनाई नहीं किया तो हम ये ऐसे समझेंगे जैसे ये सच में ऐसे ही था, लेकिन ये है खाली प्रिजम्पशन। ठीक है, अब अगर कोर्ट ये समझता है ना कि इस चीज को प्रूव किया जाना चाहिए कि ये वाकई ही ऐसी चीज नहीं थी और इसको एविडेंस के लिए के जरिए कोर्ट के अंदर वो जो डिफेंडेंट है ना वो आके डिनाई कर दे या प्लेंटिफ आके डिनाई कर दे, लेकिन एविडेंस के साथ करे कि ये बिल्कुल चीज ऐसी नहीं थी और कोर्ट उस पर हो जाए सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो रिबैटेबल प्रिजम्पशन है ना उसका बार टूटते और फिर वो जो पॉइंट बंदा क्लेम करना चाह रहा होता है ना कोर्ट के सामने उसको क्लेम को पॉइंट को क्लियर कर लिया जाता है। अब थोड़ी सी मैंने डिफिकल्ट सी चीज आप लोगों को बता दी है, थोड़ी सी जिन लोगों ने पहले प्रिजम्पशन नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी उनके लिए तो बहुत इजी बात है ये। अब ये देखिए इसकी मिसाल हम लोगों ने पीछे ऊपर पढ़ा था कि अगर ऑर्डर 5 के अंदर क्या अगर और साथ इसके हम ला ले ऑर्डर 9 रूल 6, अगर किसी भी बंदे के ऊपर ड्यूली सर्व होने का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि कोर्ट के पास अखबार इश्तिहार आ गया, कोर्ट के पास नोटिस आ गए हैं सर्व होके, और उसके अलावा एडीटीसीएस की रिपोर्ट आ गई है, और उसके अलावा कोर्ट के पास नाजिर की जो है नजारत ब्रांच से ना वो एक एक कॉपी आ गई है और उसकी बैक साइड पर नोटिस या समन की रिपोर्ट लिखी हुई है मैंने ये सर्व कर दी है, ये अब एक प्रिजम्पशन। ठीक है, अब अगर डिफेंडेंट आके ये साबित कर दे कि भाई मुझे तो ये पहुंचे ही नहीं, ठीक है, मुझे तो कभी ये नोटिस आई नहीं, मेरा तो एड्रेस इसमें गलत लिखा है, मेरी वल्दियत गलत लिखी हुई है, मेरा नाम गलत लिखा हुआ है, ये सारे के बारे में अगर वो बंदा कोर्ट में आके प्रूव कर दे ना तो फिर क्या होगा, उसकी वो बात मानी जाएगी जो वो बंदा कह रहा है। ठीक है, इरिबाटेबल प्रिजम्पशन ना सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 55 और 125 में है, वो रिगार्डिंग लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, और एक और है 55 में बदन क्या, तो वो आप लोग ना देख लीजिएगा, तो वो ना इरिबेटेबल है। उसके अलावा जितनी भी है ना इरिबेटेबल, सॉरी इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रिजम्पशन किसी भी जगह पे लिखा हुआ है कि कोर्ट इसको ऐसे ही प्रिज्यूम करेगी जिस तरीके से ये चीज है, तो उसके बारे में वो जो डिफेंडेंट आ रहा है ना या प्लेंटिफ आ रहा है, जो भी पार्टी कोर्ट के सामने आ रही है, वो एविडेंस दे के प्रूव नहीं कर सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे लिखा हो, हाँ वो जो 55 है ना उसका ये है कि अगर एक फैक्ट को आप लोग प्रूव कर दें और उसका दूसरा फैक्ट जो है ना वो कंक्लूसिव प्रूव होगा, तो फिर हमने पहले फैक्ट को तो प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन ना तो हम दूसरे फैक्ट को प्रूव करेंगे ना डिसप्रूव करेंगे, हम इससे कंक्लूड कर लेंगे कि ये बात ऐसे ही है। अब इसके लिए हम लोग प्रिजम्पशन वगैरह कुछ भी इसके मुनाफी वगैरह नहीं जा सकते। ठीक होगी बात? तो मैम इसमें जो आर्टिकल 111 से लेकर 113 तक है, कोर्ट जो है वो प्रूव कर लेती है कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है, तो क्या वो भी इसमें आएंगे, इरिबटेबल होंगे? क्योंकि इसके बारे में तो कोर्ट जो है एविडेंस लेती ही नहीं है। हाँ जी, वो भी हो सकते हैं, सही है। वो भी रिबाटेबल हो सकते हैं, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास है ये प्रिजम्पशन का, आप लोग को बेसिक क्लियर हो गया? प्लीज मुझे बताइएगा। मैम जिनको ये क्लियर नहीं पॉइंट ना हुआ काइंडली उनको मैं रिपीट एंड कर पे बता दीजिएगा। दूंगी। सॉरी, मैम रिपीट जी कर मैं दे।
अब रिबैटेबल के लिए आप लोग लिख लें कि इसके बारे में हम एविडेंस दे के अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। इरिबैटेबल के लिए आप लिख लें कि हम इसके खिलाफ कुछ भी एविडेंस अपनी बात को प्रूव करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट ने हमें इजाजत ही नहीं देनी। अब हम ना ये प्रिजम्पशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पहले बताना चाहिए था। अब हम आते हैं रूल 1A की तरफ, ठीक है। ऑर्डर 8 के अंदर रूल 1A और 1B ऐड हुआ है। 1B में तो सिंपल उन्होंने ये कह दिया कि जितनी भी रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग जितने भी प्लेंटिव्स होंगे ना, उनके नंबर के मुताबिक हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट्स कोर्ट में जमा करवा देनी है, और वो सारी फिर हम लोग ना उसके ऊपर प्लेंटिव के ऊपर सर्व करवाएंगे। अगर एक प्लेंटिव है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग दे रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग दे देंगे। लेकिन जो नंबर 1 है ना, ये खतरनाक है थोड़ी सी। जहां से हमारी बात प्रिजम्पशन की शुरू हुई थी, इसमें वो कह रहा है प्रिजम्पशन ऑफ द एडमिशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ प्लेंट। यानी कि अब इस हवाले से कि प्लेंट के कंटेंट्स को हम लोग समझेंगे कि ये उस बंदे ने, डिफेंडेंट ने, अगर वो नहीं ना आया तो हम ये समझेंगे कि ये उसने एक्सेप्ट कर लिया, उनको एडमिट कर लिया, ठीक है। When the defendant failed to present written statement of his defense before the day fixed of his hearing, the court shall presume that he admits the contents of the plaint as true। यानी कि अब क्या हो गया, कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है कि ये जो डिफेंडेंट है ना, उसको मैंने 10 तारीख को कहा था कि तुमने कोर्ट में आके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है। अब वो बंदा ना तो 10 तारीख को आया और ना ही इससे पहले आया, और इसने आके रिटर्न स्टेटमेंट दायर नहीं की। तो अब कोर्ट ने क्या करना है, प्रिज्यूम कर लेना कि ये एडमिशन ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग शैल प्रीक्लूड द कोर्ट फ्रॉम परमिटिंग द डिफेंडेंट to present written statement upon showing a just and sufficient cause। अब इसको आप लोग हाईलाइट और अंडरलाइन कर लें, जो भी आप लोग का मेथड है करने का। इन एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सपोर्टेड बाय एफिडेविट। अब यहाँ पे ना कोर्ट ने शैल प्रिज्यूम कर लिया है कि भाई ये एडमिशन ही है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट ने आना है और कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके साथ हम लोगों ने एफिडेविट लाजमी देना है, और उस एप्लीकेशन के अंदर ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि जिससे सफिशिएंट कॉज और जस्ट कॉज, जस्ट का मतलब है कि सही वाली कॉज जो है ना, वो इस तरीके की लगे कि एक जो रीजनेबल बंदा उसको भी वो चीज अपीलिंग लगे। अब ये ना हो कि वो कहे मेरा ट्रैफिक खराब थी या रास्ता बंद था, क्योंकि अगर ट्रैफिक खराब थी, रास्ता बंद था, चलो 2 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर ना 4 बजे तक कोर्ट टाइमिंग होती है, क्या उसका सारा दिन ही नहीं आया? लेकिन अगर उसी दिन पे धरना था, ठीक है, कोई या कोई जुलूस निकल रहा था जहां से वो लोगों को निकलने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ये जो लोग रैलियां या जुलूस निकालते हैं वो दोनों साइड से ना रोड्स को बंद कर देते हैं, ना इधर के लोगों को आगे जाने देते हैं ना इधर के। तो ये तो रीजनेबल कॉज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई उन्होंने ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सका, तो ये रीजनेबल और जस्ट कॉज नहीं है। मतलब आप लोग यहाँ पे लिख लें कि रीजनेबल मैन को अगर वो चीज अपीलिंग लगती है तो वो रीजनेबल एंड सफिशिएंट जस्ट कॉज होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। अब अगर कोर्ट को ये एप्लीकेशन दी है, कोर्ट को उस बंदे ने सेटिस्फाई कर दिया कि ये सफिशिएंट कॉज थी और सपोर्टेड बाय एफिडेविट, तो कोर्ट उसको इजाजत देगी कि भाई तुम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट ना वहां पे दायर कर सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द परमिशन टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पीरियड फिक्स्ड इन रूल 1। जो रूल 1 के अंदर उन्होंने पीरियड फिक्स किया हुआ है ना कि आपने इतने इतने टाइम के अंदर कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है, उतने ही टाइम के अंदर इन लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। यानी कि एक बार 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, दूसरी बार फिर 15 दिन का ना टाइम आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 30 डेज है। अगर एक बंदा वो अपने कोर्ट में आके रिटर्न स्टेटमेंट दायर नहीं करवाता तो उसका राइट ना स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। अब जब उसका राइट स्ट्रक ऑफ होगा ना, पहले हम लोग क्या करते थे, हम उसके खिलाफ मुझे ना अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, अपील में जाते थे या रिवीजन में जाते थे, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर जाते थे, और फिर ऊपर वाली कोर्ट से इजाजत लेके आते थे कि भाई आप इन्हें डायरेक्ट करें, क्योंकि हम वहां पे प्रूव करते थे सारा कुछ कि भाई सॉरी वहां पे साबित सारा करते थे कि भाई मैं इस वजह से नहीं आ सका, ये सारा कुछ कि मैं फलान डेट पे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर नहीं कर सका। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ना ये लोग हमारा राइट स्ट्रक ऑफ करते हैं।
अब हम लोगों ने ऊपर अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट में नहीं जाना अपनी दरख्वास्त लेके, अब हमने क्या करना है, उसी सेम कोर्ट में दरख्वास्त देनी है, और दरख्वास्त दे के वहां पे फिर ये साबित करना है कि ये एक सफिशिएंट रीजन थी जिसकी वजह से मैं मुतलका तारीख पे कोर्ट में नहीं आ सका था। तो फिर क्या होगा, कोर्ट हमें, अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है कि ठीक है ये बंदा वाकई गलत इसकी रीजन ना आने की ठीक थी, तो इस वजह से ये शख्स ना कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो फिर ना कोर्ट उसको इजाजत दे देगी और कहेगी कि ठीक है आप अब कोर्ट में आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह ना ले आओ। उसी के साथ ना नंबर 2 के ऊपर आप ये देख लें, ऑर्डर 8 के अंदर सब रूल 13, पहले हम लोगों ने पढ़ा था रूल 26, अब आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, 13 जो है वो डिफेंडेंट के लिए है और रूल 26 जो है ना वो प्लेंटिफ के लिए है। ये रूल 7 का और ये रूल है 8 का। ऑर्डर 7 का रूल 26 लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो लिस्ट के बारे में बात कर रहा है ना वो प्लेंटिफ है, और जो ऑर्डर 8 का रूल 13 है ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंडेंट की बात कर रहा है। जो प्लेंटिफ है उसका सूट जो है ना वो डिसमिस किया जाएगा, जो डिफेंडेंट है उसका राइट टू डिफेंस जो है ना वो स्ट्रक आउट किया जाएगा, जितनी देर तक उस बंदे ने अपनी सही वाली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट ना दी। अगर उस बंदे ने अपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दे दी तो उसका जो सूट है ना उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। अगर उसने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट ना दी तो फिर उसका सूट जो है ना वो वहां पे खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है अगर, तो फिर कर दिया जाएगा उसका सूट राइट स्ट्रक ऑफ रिगार्डिंग हिज डिफेंस। यहां तक आप लोग को समझ आ गई है? यस यस मैम। मैडम। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मैं उसका थोड़ा सा समराइज कर दूं। हम लोगों ने ना अभी 1 से लेके ना ऑर्डर 9 तक का एक ओवरव्यू ले लिया। अब आप लोगों ने इसमें समझने वाली बात क्या, अगर पार्टीज टू सूट की बात आई है तो ऑर्डर 1 के अंदर जाना है, अगर क्लेम या रिलीफ की बात आई है, कॉज ऑफ एक्शन की बात आई है तो ऑर्डर 2 के अंदर जाना है। अगर प्लीडर की या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या खाली एजेंट जो कि रिसीव कर सकता है नोटिस उसकी बात आई है तो ऑर्डर 3 के अंदर जाना है। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात आई है तो कहाँ पे जाना है, ऑर्डर 4 के अंदर। अगर हमारे पास आया नोटिस सम्मन की बात तो आपने ऑर्डर 5 के साथ ऑर्डर 9 पढ़ना है, ठीक है। और वो भी स्पेसिफिकली ऑर्डर 5 के साथ आपने पढ़ना है इश्यूएंस के लिए ऑर्डर 1 से लेकर 9 तक और सर्विस के लिए 9 से लेकर 30 तक, ठीक है। और सर्विस के साथ आपने जहां पे उसको ड्यूली सर्व हो चुके हैं वहां पे 9/6 लिखना है, जहां पे ड्यूली सर्व नहीं हुए वहां पे भी 9/6 ही लिखना है। अगर उसको ड्यूली सर्व हो गए हैं तो उसके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चल गई है तो उसने 9/7 की दरख्वास्त देनी है। अगर उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री आ गई है तो 9/13 की उसने एप्लीकेशन देनी है। प्लेंट के बारे में आप लोगों ने जानना है तो 6 और 7 को मिला के पढ़ना है, और प्लेंट के अंदर भी किस तरीके से प्लेंट एडमिट होती है उसको आप लोगों ने रूल 9 के साथ हाईकोर्ट का चैप्टर नंबर 1 उसका पार्ट सी पढ़ना है वॉल्यूम 1 का। उसके अलावा हमारे पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देखनी है, रिटर्न ऑफ प्लेंट देखनी है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ जब भी 711 करनी है उसके साथ 711A और उसके अलावा 12 और रूल 13 इन तीनों को मिला के पढ़ना है। जब रूल 9 में आना है तो 3 चीजें देखनी है, अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, तो इसका इफेक्ट होगा क्या उसका नाम लेते हैं एक्स पार्टे प्रोसीडिंग एंड एक्स पार्टे डिक्री। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ नहीं आया तो उसका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, अगर दोनों ही नहीं आए तो भी सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर प्लेंटिफ ने अपना तलबाना जमा नहीं कराया प्रोसेस फी वगैरह ना, या फिर अखबार इश्तेहार के लिए भी खर्चा जमा नहीं करवाया तो 9(2) के तहत उसका सूट डिसमिस किया जाएगा और वो बंदा अपना सूट जो है ना वो रीस्टोर करवा सकता है। और जब उसने रीस्टोर करवाना है या तो वो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर रिस्टोरेशन या फिर वो ऑन द सेम ग्राउंड्स ना इंस्टीट्यूशन कर सकता है नया सूट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 9A और 9B की तरफ, और यहाँ तक 1 मिनट रुकिएगा, मैंने ये जो आप लोग के लिए बनाया उसको भी दिखा लूं आपको।
ये देखें, इसको ना आप लोगों ने अपने पास प्रिंट इसके मत लीजिएगा, अपने हाथ से ही लिखिएगा। ये मैं आप लोगों के साथ ना बाद में शेयर कर दूंगी। इसके बाद आप लोगों ने ये जिस जिस तरीके से अरेंज हुई है ना, इनको इसी मतलब चंक्स में, इन्हीं के साथ यहाँ से ये समन्स को ना यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट के मैं कर ही देती हूँ। अब ना आप लोग को इनकी ना मैं तस्वीरें भेजूंगी, क्योंकि अगर हम लोग इसकी पीडीएफ भेजते हैं ना, और सॉरी पीपीटी भेजते हैं, तो इनके पिक्सेल्स आगे पीछे हो जाते हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं ना वो सारे आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनके आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी ना सारे यहाँ से मतलब ले लेके, तो फिर वो आपको ठीक आएंगी। उसके साथ मैं नंबर लिख दूंगी, जैसे इसका नंबर होगा 1, इसका नंबर होगा 2, इसका नंबर होगा 3, इसका नंबर होगा 4। और ये मेरे पास टोटल 30 स्लाइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ तक होने के बाद ना मैं आप लोग को ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 8 तक, ऑर्डर 7 तक एक बार ये फ्लो चार्ट्स भी दिखा दूं, ताकि आप लोग का ना ये भी क्लियर होता जाए। ये सारे वो फ्लो चार्ट्स हैं जो हम पहले अपनी रेगुलर क्लासेस में ना करते रहे हैं, ठीक होगी बात। ये सिंपल जो आपका कोर्ट का प्रोसीजर है, कि प्लेंट आएगी, फिर उसने एडमिट होना है तो समन जाएंगे, समन होने के बाद पार्टीज ने कोर्ट में आना है, तो क्या होगा। अगर तो डिफेंडेंट आ गया तो फिर इंटरमीडिएट डेट्स होंगे, और उसके साथ एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेकिन अगर दोनों पार्टीज ये कह देती हैं कोर्ट के सामने आके, भाई हमने इसको कंटेस्ट करना है सूट को, ना कि हमने एडीआर में जाना है, तो कोर्ट उनको एडीआर में भेजने की बजाय क्या करेगी, डायरेक्ट कर देगी फ्रेमिंग ऑफ इशू। फिर यहाँ से ट्रायल कोर्ट को ट्रांसफर सूट कर दिया जाएगा। पहले प्लेंटिफ का एविडेंस आएगा, फिर डिफेंडेंट का आएगा। एविडेंस के लिए सारा क्यूएसओ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्यूएसओ कैसे एप्लीकेबल होगा, पहले प्लेंटिफ का एविडेंस आएगा एक बंदे का, विटनेस का जब आएगा वो टेस्टामेंट्री एविडेंस भी देगा, और ओरल एविडेंस भी, सॉरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देगा। टेस्टामेंट्री से मुराद ये है कि वो जो भी अपनी गवाही दे रहा है, और सॉरी टेस्टामेंट्री, हाँ वही है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो है कि वो जो अपना क्लेम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज यहाँ पे आप लोग लिख लें कि अगर एक शख्स है वो बाय एफिडेविट, जो कि हमारा ऑर्डर 19 है, उससे उसके जरिए किसी फैक्ट की शहादत वगैरह दे रहा है, ठीक है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट के अंदर उन्हीं चीजों के बारे में शहादत दे सकता है, एविडेंस दे सकता है, जिन चीजों के का उसे पर्सनल नॉलेज है। अब वो ऐसा हेयर से एविडेंस के बेसिस के ऊपर ना वो बंदा अपना एविडेंस एफिडेविट की फॉर्म में नहीं दे सकता। उसने एफिडेविट के फॉर्म में जब भी देना ना, वो डायरेक्ट ही एविडेंस देना कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जाना, ये जो भी परसीव किया, ठीक है। एफिडेविट के लिए उसने वो वाला सारा देना जो उसके अपने इल्म में है, ठीक है बात। अब प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस को प्रोड्यूस कर लिया सारे का सारा, फिर डिफेंडेंट करेगा, फिर फाइनल आर्गुमेंट होंगे, फिर जजमेंट एंड डिक्री आएगी। जजमेंट और डिक्री आने के बाद फिर ये एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ना चला जाएगा। अगर तो इनके लिए सेपरेट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो फिर ये जो जजमेंट और डिक्री है ना डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएगी, वहां से ये किसी ना किसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर जज साहब ने पहले से ही डिटरमिन कर दिया है कि ये 10 किस्म के कोर्ट्स हैं, इनकी सारी की डिक्री ये एक कोर्ट में जाएगी, और ये 5 कोर्ट्स हैं, इनकी डिक्री एक कोर्ट में जाएगी, तो फिर वो डायरेक्ट यहाँ से ही ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सेपरेट नहीं है, तो फिर क्या होगा, जिस कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने यानी कि जजमेंट और डिक्री पास की है ना, वही उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएगी। इसके लिए अब हम लोग सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देते। लेकिन अगर यहाँ पे डिफेंडेंट आता ही नहीं है, तो कोर्ट ने क्या करना है, उसने एक्स पार्टे प्रोसीडिंग जमा करवानी है। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग जमा करने के बाद एक्स पार्टे एविडेंस और फिर एक्स पार्टे डिक्री। एक्स पार्टे एविडेंस उस फॉर्म में जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि इसको प्रूव करने के लिए मुझे एविडेंस देखना चाहिए। अगर उसको नहीं लगता तो फिर कोर्ट ना उसका एविडेंस नहीं लेगी, ठीक है। और उसके अलावा ये ऑर्डर 1 के अंदर कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में बनाई हुई हैं, कि कितने इसके रूल्स हैं। इसमें पार्टी टू सूट कौन होगी, वो बंदा जो कोई अलेज क्लेम कर रहा है कि मेरा ये राइट बनता है, और जिसके खिलाफ कर रहा है
वो डिफेंडेंट होगा, और उसके अंदर कौन लोग पार्टी के तौर पे ऐड हो सकते हैं, वो सारे लोग ऐड हो सकते हैं जो कल को अगर एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट क्लेम लाएंगे ना, तो उनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होगा, ठीक है। और इसी तरीके से डिफेंडेंट भी हैं कि जिनके खिलाफ अगर कल को सेपरेट सूट भी आ जाए तो वो इसको ना अराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद ये बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में ना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कल जब एएसजे का पेपर आया था ना, उसके अंदर ना दो दो चीजों के बारे में उन्होंने कुछ चीजें पूछी हुई थी। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, जैसे प्लेंट के बारे में आपको अपनी जुबान में पता होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट, टेम्परेरी इंजंक्शन, प्लीडिंग के बारे में, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ क्लेम, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, एजेंट प्लीडर, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस, डिफेंडेंट, इनके बारे में। अच्छा ये इरेलीवेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया। ऑर्डर 3 के अंदर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वो वाला बंदा जो अपेयर हो सकता है, जो एप्लीकेशन दे सकता है या जो एक्ट कर सकता है, और प्लीडर के अंदर जो एक्ट कर सकता है या प्लीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 5 का ये वाला मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया, और इसको आप लोगों ने ना मद्देनजर रखना है जब भी आप लोग ऑर्डर 5 का कर रहे हो। और इसके साथ कंपलसरी आप लोगों ने ऑर्डर 9 को लाजमी डिस्कस करना है, इससे ना आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा आपके सवाल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये रखिएगा याद कि जो आप बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी सर। मैडम आपकी स्क्रीन सिर्फ मुझे नहीं शो हो रही क्या, या किसी को भी नहीं शो हो रही? ये सिर्फ वाइट जो है ना रेड एक्टिव खुला हुआ है। आप जो ये चीजें शेयर कर रही हैं ये नहीं शो हो रही, सिर्फ है मुझे इशू है या सबको? सर हमें भी नहीं शो हो रहा। तो आप लोगों ने मैंने बताना बोला था। मैंने सिर्फ मैम अलाउ साथ नहीं किया, साथ मैसेज आपने कर अलाउ रहे नहीं किया हैं। हुआ। ओहो, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। वो ना असल में यहाँ पे दो विंडोज खुली हुई है ना, तो वो शायद मैं ब्राउज में रही हूँ और शेयर दोबारा बता देती हूँ। ये सारा प्लेंट वगैरह है,